तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। देखिए, आप आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके सामने बहुत ही बढ़िया सीरीज लेके आई हूँ। ये आपकी एसएसटी की है, सोशल साइंस की है। आप देख सकते हैं इसमें जो है पार्ट 1 दिया हुआ है, पार्ट 1 है। आज से मैंने इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है, आप आनंद से आनंद लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें 50 क्वेश्चंस है। आज ही मैं आपको लर्न करा दूंगी, आपको कल कहीं नहीं जाना होगा। और दूसरी बात ये आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इस सीरीज के अंदर आपको पूरी परीक्षा अध्ययन, पिछले 5 सालों का पेपर, मोस्ट टाइम के क्वेश्चन, सब कुछ इसमें निचोड़ मिलेगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भटकना है। मैं ऑन स्क्रीन बोल रही हूँ कि आप इसको लिख के रख लीजिए, क्वेश्चन इन्हीं में से आपको मिलेंगे। फिर कह रहे बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे से पढ़िए, ठीक। बहुत मेहनत से बनाई मैंने आपके लिए स्लाइड्स, ठीक है। तो आप इसको बहुत आनंद से पढ़ें और अपन अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें आपको देखने को मिलेगा, जस्ट मिनट ना बेटा, ठीक है। अब इसमें अगर अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं तो आप लोग देखेंगे इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हेन डिड साइमन कमीशन रीच इंडिया। मतलब कि आपको जैसा कि पता है, आपने साइमन कमीशन के बारे में सुना होगा, है ना। साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन में टोटल 7 मेंबर्स थे। ये ब्रिटिश जो लोग थे वो हमारे आए थे हमारा मूल्यांकन करने के लिए, तो इसका बहुत बहिष्कार हुआ था। तो साइमन कमीशन एक्चुअली बेटा कब आया था ये पूछा गया है, तो इट्स इन 1928, ठीक है। ये 1928 में भारत में आया, ध्यान रखना है। साइमन कमीशन 1928 में भारत में आया है। उसके बाद इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे और जो इसके अध्यक्ष थे, जो इसके हेड थे, वो सर जॉन साइमन थे, है ना। मुझे लगता है आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो इसको लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, व्हेन वाज जे.एन. टाटा एस्टैब्लिश आयरन और स्टील। आयरन और स्टील की फैक्ट्री जे.एन. टाटा ने कब एस्टैब्लिश करी और कहां पर करी? तो इट इज इन जमशेदपुर। कहां पर करी? जमशेदपुर। जमशेदपुर में जो हमारे टाटा साहब थे, उन्होंने जमशेदपुर में किसको एस्टैब्लिश करा? टाटा। और आयरन की जो फैक्ट्री थी उसको जमशेदपुर में लॉन्च किया। नाउ इज द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज दैट श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट हुआ? तो ये हुआ 1948 में। कब हुआ? 1948 में। इसके आसपास की कुछ घटना आपको याद आती है क्या? सोचो, 1947 पे अगर हम जाएंगे, 1947 क्या हुआ था इस दिन? हमारा भारत देश आजाद हुआ था सन 1947। और 1948 में क्या हुआ था? श्रीलंका जो था इंडिपेंडेंट हुआ था, आजाद हुआ था। अब अपन आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज दैट जेंडर डिवीजन इज बेस्ड ऑन द सोशल एक्सेप्टेशन, है ना। इसमें आपको पता होना चाहिए इसका जो जेंडर डिवीजन बेस्ड ऑन द किसमें होता है? ये होता है सोशल एक्सेप्टेशन में। नाउ द फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इज दैट democracy is a better form of government, है ना। जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इट मींस क्या होता है? डेमोक्रेसी का मीनिंग आपको पता होगा, आई थिंक, मुझे लगता है सब बच्चों को पता है। और नहीं पता है तो मैं इसका मीनिंग आप लोगों को बता देती हूँ। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहां पर जनता का शासन हो। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या हमारा जो भारत देश है, हमारे भारत देश में डेमोक्रेसी है? जी हाँ, बिल्कुल है। हम डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जनता का शासन है ना। जो हमारा शासन है वो प्रजा करती है। प्रजा कैसे करती है? डायरेक्ट नहीं करती है। हम क्या करते हैं? अभी पीएम साहब को हमने चुना, सीएम साहब को हम चुनते हैं। तो जो डेमोक्रेसी है वो कैसी है? हमारे इंडिया में भी डेमोक्रेसी है ना। प्रमोट्स टू, जस्ट वेट बेटा, ठीक है ना। नाउ द 6 नंबर क्वेश्चन। सिस्टम अभी नया आया है, मुझे अच्छे से चलाना नहीं आता है, धीरे धीरे सीख जाओगी, है ना। लेकिन आप लोग को लिखवा दूंगी, कॉपी पेन लेके बैठना है सबको, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आप 6 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, ओ शिट, जस्ट मिनट, 6 नंबर के अगर आप क्वेश्चन में आएंगे तो आप पाएंगे 6 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है इसमें, आपको बताया गया है व्हाट इज द
एब्रिविएशन ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन मतलब कि जो सूचना और प्रौद्योगिकी है उसका शॉर्ट फॉर्म में हम क्या इसको कहते हैं, किसके द्वारा लॉन्च है, आईटी। ओके, नाउ व्हिच मिल हैड ओपनड इन कानपुर 1860 सेंचुरी, 1860 सेंचुरी में कौन सी मिल कानपुर में हुई थी, तो इट इज आयरन मिल, यह एक कपड़ा मिल थी। ओके, कौन सी मिल थी, कपड़ा मिल थी। नेम द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम की आपको कैपिटल बतानी है, तो क्या है, ब्रुसेल्स। ओके, नाउ आगे चलते हैं, आगे देखिए आप, बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, आप इसको यहीं से पढ़ते जाए और लर्न करते जाए, घर का काम ना रखें, है ना, अभी पढ़ ले और अभी याद कर ले, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो अभी कर ले। देखिए इन 2019 व्हाट वाज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है एचडीआई, है ना, फुल फॉर्म में पूछ सकता है कि फुल फॉर्म क्या है एचडीआई का, तो आपको पता होना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी थी, ये बोल रहे 2019, 2019 की बात कर रहे हैं बेटा, 2019 में एचडीआई हमारा कितना था, 130 हमारी रैंक थी, लेकिन अभी अगर हम बात करें 2024 में तो इट्स 135, है ना, 135वीं रैंक है हमारी किसमें, एचडीआई में। ध्यान देना, पूछ सकता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का शॉर्ट फॉर्म तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन अगर वो पूछ ले कि एचडीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो माय डियर स्टूडेंट्स इट इज अ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं, देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन एज पर द सेंसस 2011, है ना, जनगणना होती है प्रत्येक 11 वर्षों में, है ना, सेंसस जारी होता है प्रत्येक 10 इयर्स में, ना 10 से 11 वर्षों में, हाँ 10 इयर्स में, 10 इयर्स में होता है, तो अपनी जो नेक्स्ट जनगणना थी वो हो जानी थी, पर अभी इसके कोई आंकड़े नहीं आए, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो 2011 की सेंसेक्स के अकॉर्डिंग ही लिखना है। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, क्वेश्चन बोलता है व्हाट वाज द रेशियो ऑफ मेन एंड वुमेन एज पर द सेंसस 2011, 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे यहाँ का अनुपात क्या था, किसका अनुपात, जो मेन है और जो वुमेन है उनका मेन और वुमेन का आपको बताना है। इट इज अ 1000 रेशियो टू 943, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हमारे यहाँ 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 943, 1000 रेशियो 943, मतलब कि 1000 अगर किसी एरिया में पुरुष पाए जा रहे हैं तो वहां महिलाएं कितनी है, 943। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which sector, most timely question, which sector contributes the most to GDP, जो हमारी ग्रोथ डेवलप है, ग्रोथ डेवलप में कौन सा हिस्सा, देखो ये जो टेरिटरी लिखा हुआ है ना, 3 होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, एक टेरिटरी होता है, तो which sector contribute the most to GDP, it is the tertiary sector। tertiary sector क्वेश्चन हिंदी में समझाती हूँ, मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ, जो जीडीपी है जिससे हमारी ग्रोथ रेट निकलती है इंडिया की, ग्रोथ रेट जो इंडिया की निकलती है उसमें पूछा जा रहा है कि तीनों सेक्टर में से प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी, इसमें से कौन सा सेक्टर जो बहुत ज्यादा योगदान देता है, तो वो है टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर में आता क्या है, इसमें आप देख लीजिए, जैसे कि आप जो पॉलिसी आप भरते हैं, बीमा प्रीमियम भरते हैं, इट मीन सेवाएं, है ना, वो सारे क्षेत्र इसमें आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन 12 नंबर के क्वेश्चन में। 12 नंबर का क्वेश्चन भी यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया, हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कहाँ का, जो कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक जो ग्रामीण क्षेत्र पे आधारित होती है, तो इसमें भी कौन सा है, 3 टाइड, जो है 3 टाइड इसमें पैटर्न चलता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट which metal is used to manufacture aircrafts, unsaid steel or wires, unsaid steels, aircraft and wire में कौन सा मेटल यूज होता है ना, किस किस में, देख ध्यान से देखिए, एक आपका एयरक्राफ्ट है, एक अनटेन स्टील्स है और एक वायर से, इसमें एल्यूमिनियम यूज होता है। When did most timely questions,
अंडरलाइन करेंगे आप इसके नीचे, व्हेन डिड बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन सेटअप। बॉर्डर रोड ये क्या होता है, जो दूरस्थ और जो समीप, मतलब जो समीप में तो जरूरत नहीं पड़ती, जो दूरस्थ क्षेत्र है उसके लिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कब हुआ था बेटा, 1960 में हुआ था। ये ध्यान रखें आप, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और फिर से पूछने की उम्मीद है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट वेट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, जस्ट वेट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कल पूरी स्क्रीन आ रही है, जस्ट वेट बेटा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, नंबर क्वेश्चन है, हु वाज लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन कौन थे, तो ये एक इंग्लिश पोइट थे, आपको पता होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हेन वाज द इंटरप्ट लेबर सिस्टम अब्लिश्ड या पब्लिश्ड, मतलब ये देखो, ये जो लेबर सिस्टम था आपका, ये लेबर सिस्टम था, जहां लेबर सिस्टम मतलब इट मींस बंधुआ मजदूरी। पहले क्या होता था, आज आपने किसी को बोला कि भैया मेरे घर आ जा, मेरे घर ये काम है, तू काम कर ले और तेरा जो भी बनता है ना जैसे तू ले जाना, तो उसकी इच्छा होती है तो आता है, नहीं तो नहीं आता है। लेकिन पहले क्या होता था बेटा, लेबर सिस्टम 1923 के पहले हमारे भारत में भी बंधुआ मजदूरी का सिस्टम था। बंधुआ मजदूरी एक सील लगा दी जाती थी कि आप हमारे यहाँ क्या हो, बंधुआ मजदूर, आपकी इच्छा हो तो भी, नहीं इच्छा हो तो भी आपको उनके साथ कार्य करना पड़ता था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, what do parties do among themselves for power? What do parties do among themselves for power? क्या करती है दो पार्टीज आपस में कंपटीशन करती है ना। एक भाई साहब आएंगे, नेताजी आएंगे, वो बोलेंगे कि आपको हम ये सुविधा दे देंगे, आप हमें वोट दो। दूसरे आएंगे, दूसरे बोलेंगे हम आपको ये सुविधा देंगे, आप हमको वोट दो। तो ठीक है, दोनों क्या करती है, आपस में कंपटीशन करती है, ठीक है। Which regime has a better record of economic growth? है ना, तो इसमें क्या लिखा है, पढ़े इसको आप, डिक्टेटरशिप, इसके अंदर हमारा क्या रिजिम है जो बेटर रिकॉर्ड है इकोनॉमिक ग्रोथ का। नाउ द 19 क्वेश्चन है ना, ये माना टाइगर नहीं पढ़े, मानस है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। मानस टाइगर रिजर्व लोकेटेड, मानस जो टाइगर है वो कहां पर है, तो ये है हमारे असम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लिबरल पॉलिसी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंशन इंडस्ट्रियल ओकेजन कॉल्ड, ये क्या है आपका लिबरलाइजेशन, मतलब कि उदारीकरण, किसी चीज को एक्सपांड करना, आगे तक बढ़ाना, ठीक है। अब अपन और आगे चलते हैं, ये अभी मैं आपको बता चुकी हूं। हु वाज द हेड ऑफ द साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द पर्सन कॉल्ड हु डज नॉट डिस्क्रिमिनेट वन ऑन ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन, मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है, आपको पता होगा डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग होता है, डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग होता है भेदभाव करना। हमारे ग्राउंड लेवल मतलब निचले स्तर पर हम धर्म के आधार पर क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। धर्म के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप कोई पूजा करनी है, आप इस मंदिर में नहीं जा सकते, आप वहां नहीं जा सकते। ये अधिकार हमें काय के द्वारा मिल रहा है, सेक्युलर के द्वारा, मतलब कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ना चाहे तो फिर से पढ़ सकते हैं, पर्सन कॉल्ड हु डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, सॉरी रिलीजन मतलब धार्मिक क्षेत्र में हमें किसके द्वारा छूट मिल रही है, सेक्युलरिज्म के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन व्हिच ईयर वाज एयरवेज नेशनलाइज्ड, एयरवेज कब नेशनलाइज्ड हुई, तो ये 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन व्हिच स्टेट सुंदरवन नेशनल पार्क इज सिचुएटेड, जो आपका सुंदरवन नेशनल पार्क है वो कहां पर है, तो ये वेस्ट बंगाल, अगर हिंदी मीडियम में बच्चे देखना चाहे तो सुंदरवन नेशनल पार्क ही बोलेंगे इसे, तो ये कहां आएगा आपका पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट देखो दो है, एक अभी आपने पढ़ा किसके बारे में, सुंदरवन के बारे में, तो सुंदरवन कहां पर है, सुंदरवन नेशनल पार्क आपका वेस्ट बंगाल में। बोलो 5 बार, सुंदरवन जो
हमारा नेशनल पार्क है वो कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। सारिका कहाँ पर है, अभी नेक्स्ट आएगा। सारिका जो है वो राजस्थान में है। इसके पहले हमने असम में क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मानस। ठीक है, ये आपको याद हो जाना चाहिए। फिर से बोलो, मानस आपका असम में, मानस, मानस असम। ठीक है, और आपका नेशनल सुंदरबन जो आपका नेशनल पार्क है वो आपका वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट चलते हैं अपन, इन विच स्टेट सारिका वाइल्ड सेंचुरी। सारिका वाइल्ड अभी मैंने आपको बताया, सारिका, आर आ रहा है, आर फॉर राजस्थान, इसे भी याद रख सकते हैं आप। असम है, असम में क्या बताया मैंने आपको, मानस है ना, वहां पे खत्म हो रहा, वहां से याद रख लो आप लोग, वेरी इजी। चलिए अब आगे चलते हैं अपन, आगे देखते हैं। Which state having the largest area under permanent forest? ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है। देखो कल किसी बच्चे का मेरे पास कॉल आया था और वो मेरे से पूछ रहा था कि मैडम आप कहाँ रहते हो, तो बेटा इतनी पंचायत करके क्या करना है, वैसे मध्य प्रदेश में हूँ, राजस्थान से था शायद बालक, है ना। तो ये which state having the largest area under permanent forest? इट इज मध्य प्रदेश। ये क्या है, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज द मेजर प्रोग्राम टू इनकरेज फॉरेस्टेशन, है ना, तो ये सोशल फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, इन इंडिया क्या बोला जा रहा है, इन इंडिया विच रिवर इज कॉल्ड टू सोरो रिवर। सोरो रिवर मतलब, सोरो रिवर मतलब दुख की नदी, शोक नदी किसे कहा जाता है, तो वो हमारी कौन सी रिवर है, दामोदर रिवर। कौन सी रिवर है, दामोदर रिवर। क्यों कहा जाता है दामोदर रिवर को, क्योंकि इस नदी में अगर पानी थोड़ा बहुत भी बढ़ता है तो बाढ़ का कारण हो जाता है, इस वजह से इसे भारत की सोरो रिवर कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में भी देखने को मिल सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी देखने को मिल सकता है, और वन वर्ड में भी देखने को मिल सकता है। पढ़े ना पढ़े आपकी इच्छा, लेकिन क्वेश्चन का जो कंटेंट है वो बहुत ही औसम है, आप पढ़े इसको। और नहीं पढ़ना कोई दिक्कत है नहीं, कोई 12 साल में एक बार तो 10th लगेगी नहीं, है ना, हर साल लगती है, कुंभ का मेला तो है नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये आपका। ये क्वेश्चन है, हु सेड दैट डैम्स आर द टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्या कह रहा है, हु सेड दैट द डैम्स आर टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया, मतलब आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा गया है, किसे कहा गया है, ऐसा पूछ सकता है, तो वो डैम से। तो डैम को क्यों कहा, किसने कहा है, हु सेड, जवाहरलाल नेहरू ने। क्यों कहा है, क्योंकि डैम जो होता है वो पानी को क्या करता है, इकट्ठा कर लेता है, और हमारे लिए क्या होता है, सिंचाई का जो है साधन बनता है, इसलिए इसी डैम को क्या कहा गया है, टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 30, है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। आप अगर पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरे तो पढ़ाने के लिए मुझे तो पढ़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मेजर रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट। मेजर रबर प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है आपका, केरला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ 2 फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया। मतलब आपको, मतलब जो एक बिग स्तर में बड़े लेवल पे जो क्रॉप्स हमारे इंडिया में है वो कौन सी है, राइस एंड व्हीट, राइस एंड व्हीट, और हमारे मध्य प्रदेश में सोयाबीन। ठीक है, उसके बाद है भूदान मूवमेंट। भूदान मूवमेंट किसने चलाया था, तो विनोबा भावे ने। ये आपका प्यारा सा इंडिया है, मान लो आप ऐसा, ये साउथ पोल बना दिया, तो ये इनने साउथ में चलाया था, किन्होंने, विनोबा भावे ने। फिर से बोलो, भूदान मूवमेंट किसने चलाया, तो भूदान मूवमेंट चलाया विनोबा भावे ने। जो डैम है उसको आधुनिक भारत का क्या कहा गया, मंदिर कहा गया है, किसने कहा है, किसने कहा है, हमारे जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, उसके बाद साइमन कमीशन कब आया, इन 1921। कितने लोग थे, 7 मेंबर्स थे, हेड कौन था, सर जॉन साइमन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे मध्य प्रदेश से है, इसलिए और भी अच्छा हो जाता है। विच means of Madhya Pradesh produce about 52% of total copper produced in the country. टोटल जो कंट्री में हो रहा है ना, उसका अकेला 52%, 52% कौन कर रहा है, बालाघाट। कहाँ आता है बालाघाट, मध्य प्रदेश में आता है। कहाँ आता है, साउथ साइड में, मध्य प्रदेश में साउथ साइड में आता है। चलिए आगे चलते हैं।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन। Which is the most important oil region of Gujarat? क्वेश्चन है which is the most important oil region of Gujarat? तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, which is the most important oil region of Gujarat? गुजरात का कौन सा बहुत महत्वपूर्ण ऑयल रीजन है, मतलब तेल क्षेत्र है, तो अंकलेश्वर है। क्या है? अंकलेश्वर। दूसरी चीज, ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज आल्सो नोन एज गुजरात। ये भी हमारा क्या है? गुजरात है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है व्हाट इज कंज्यूमर इंडस्ट्रीज? कंज्यूमर इंडस्ट्रीज क्या है? वो इंडस्ट्रीज जो प्रोड्यूस करती है गुड्स फॉर डेली यूजेस, है ना। दिस इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस गुड्स फॉर डेली यूज, इट इज कॉल्ड अ कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। आगे चलते हैं, Which metal is used manufacture? ये भी हो गया था आपका एल्यूमिनियम, अभी पढ़ाया मैंने आपको। फिर आपका जो एयरवेज है ये नेशनलाइज्ड कब हुआ? 1953 में। क्वेश्चन रिपीट इसलिए हो गए होंगे ये क्योंकि 2 से 3 बार पूछे गए एग्जाम में। पढ़ो तो आपकी इच्छा, नहीं पढ़ो तो आपकी इच्छा। नेपोलियन इन्वेड इटली, नेपोलियन ने इटली पर कब हमला बोला? तो 1797। क्वेश्चन जो है आपके सन वाले वो बहुत गलत करते हैं आप, 1797। नेक्स्ट क्वेश्चन, who remarked the statement when, फिर से पढ़िए, बहुत प्यारा स्टेटमेंट है। who remarked the statement when France sneezed the rest of Europe catch cold? means ये स्टेटमेंट किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो जो बाकी यूरोप है उसको कोल्ड हो जाता है, उसको सर्दी लग जाती है। तो ये हमारा मैट्रिक्स ने कहा था। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। Who wrote the novel आनंद मठ? है ना, आनंद मठ किसने लिखा? तो ये बंकिम चंद्र जी ने लिखा। मैं इसका आंसर लिखना शायद भूल गई हूं। नेक्स्ट, when did second round टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पूछ रहा है ये, तो इट्स 1931, दिसंबर 1931। ओके, दिसंबर 1931। देखो बेटा, टोटल जो टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस मतलब हिंदी में बोलते हैं गोलमेज सम्मेलन, को हिंदी मीडियम का स्टूडेंट सुन रहा हो तो गोलमेज सम्मेलन टोटल 3 हुए थे। इट्स 1930, 1931 और 1932। और एक चीज और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में जिसने भाग लिया था वो हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे। चलिए नेक्स्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चे भी इसको पढ़ सके। दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में बैठे बच्चे जिन्हें कोचिंग नहीं मिल पा रही है, ट्यूशंस नहीं मिल पा रही है, इतना अच्छा कलेक्शन है, मेहनत मेरी पढ़ तो आप लीजिए। तो आप इसको लाइक करें प्लीज, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप शेयर करते रहे तो मैं इससे भी अच्छे क्वेश्चन बनाऊंगी और एक एक क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बायो पीपीटी समझाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इशू करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? फिर से क्वेश्चन पढ़िए, हु इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट बिहाफ पर जो इंडिया में करेंसी नोट्स है वो कौन छापता है? वो आरबीआई छापती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज, क्वेश्चन इज दैट, पढ़िए इसको, व्हाट इज रिटर्न ऑन द 10 रुपीज नोट? मतलब कि 10 रुपीज के नोट पर क्या लिखा होता है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 45, whose quality is assured by woolmark? मतलब woolmark की जो क्वालिटी अश्योर्ड होती है, मतलब woolmark द्वारा जो क्वालिटी अश्योर्ड की जाती है वो होती है वूल एंड वूलन के द्वारा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 46, देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब लॉन्च हुआ था? ये हुआ था 2005 में। एक होता है आपका राइट टू इंफॉर्मेशन, है ना, और एक होता है आपका आरटीई। आपने सुना होगा, बहुत सारे बच्चे स्कूल में आरटी के तहत पढ़ते हैं। ये कब लॉन्च हुआ था? लिख लीजिए, इसका फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन, मतलब कि शिक्षा का अधिकार। ये लॉन्च हुआ था
2009 में, ठीक है। और ये राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब सूचना का अधिकार, किसी ने कुछ करा और आपको जानकारी लेनी है तो वो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आप ले सकते हैं। इट्स लॉन्च इन द 2005। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट शुड बी द बॉडी मास इंडेक्स। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है बीएमआई, है ना। अंडर न्यूट्रिश्ड पर्सन मतलब कोई अगर कुपोषित है तो आप उसको कुपोषित कैसे घोषित करेंगे कि हाँ तू कुपोषित है, तो जो इसका न्यूट्रिशन लेवल है वो लेस देन 18.5 होगा। कितना होगा? 18.5, लेस देन 18.5 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, in 2018 what was the human development index rank? पढ़ चुके हैं अभी आप 130, है ना। और 2024 में कितनी थी ये मुझे आप बताएं, मैं बता चुकी हूँ आपको। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? तो वो यूएनडीपी करता है। कौन जारी करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनडीपी। इस लास्ट क्वेश्चन इज दैट वेयर इज लीस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। सबसे कम जो लिटरेसी रेट है हमारे भारत में वो कहाँ की है? तो मेरे प्यारे बच्चों वो जो है वो बिहार की है, ठीक है। अब एक बार अपन इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मुझे लगता है आपको अच्छे से सब समझ में आ गया होगा। आप सिर्फ आंख बंद कर ले और आप सिर्फ सुने। पहला क्वेश्चन अगर हम इसका देखते हैं तो पहला क्वेश्चन था कि साइमन कमीशन हमारे इंडिया में कब आया? तो 1928 में आया। व्हेन वाज द जेएन टाटा एस्टेब्लिश आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर श्रीलंका। कब इंडिपेंडेंस हुआ? 1948। जेंडर डिवीजन इज बेस्ड ऑन सोशल एक्सेप्टेशन। डेमोक्रेसी इज अ बेटर गवर्नमेंट, प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन शॉर्ट फॉर्म आईटी। Which mill had opened Kanpur 1860? It is the Elgin mill. इसकी एक कपड़ा मिल थी। Name of the capital of Belgium, Brussels। in 2019 में हमारी HDI इंडेक्स में कितनी रैंक थी? ये HDI इंडेक्स होता है ना। मैं समझाऊंगी कभी क्वेश्चन आंसर पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आप लोगों को। तो ये 130 है। फिर हमारा रेशो कितना है मैन एंड वुमेन का? ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। तो 1000 में 943। सेक्टर कौन सा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में सबसे ज्यादा? वो टेरिटरी है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया, किस बेस पे है? तो ये 3 टाइप बेस पे है। कौन सा आप एयरक्राफ्ट अंडर स्टील और वायरिंग में यूज कर सकते हैं? तो ये एल्यूमिनियम है। फिर आपका बी, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है बीआरओ, है ना। बीआरओ कब लॉन्च हुआ? 1960 में। हु वाज लॉर्ड बायरन? ये इंग्लिश पोइट थे। व्हेन वाज द इंडियन लेबर सिस्टम कब हुआ? ये 1923 में। दो पार्टीज आपस में क्या करती है? कंपटीशन। व्हिच इज द रीजन हैज द बेटर रिकॉर्ड ऑफ द इकोनॉमिक्स? तो ये आपका शिप्स है। फिर उसके बाद मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है? असम में। 3 तरह के पढ़ा बेटा मैंने। एक मानस आपका कहाँ है? टाइगर रिजर्व असम में है। और एक आपको मैंने पढ़ाया सुंदरवन, वो आपका वेस्ट बंगाल में। एक सारिका वो आपका राजस्थान में है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे हु वाज द हेड, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, 2-3 बार बता दिया है। फिर हमें जो धर्म के आधार पर कुछ नहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, वो आपका सेक्युलर सिस्टम है। एयरवेज नेशनलाइज कब हुई? आपकी 1953 में। ये बता दिया सुंदरवन। सारिका राजस्थान में। स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट हमारा मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद आप देखेंगे जो सोशल, ये जो आपका फॉरेस्टेशन है ये सोशल फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आता है। जो भारत का शोक या फिर सोरो रिवर कौन सी? अपनी इंडिया की दामोदर रिवर। हु सेड दैट डैम्स आर द टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया? इट्स कॉल्ड जवाहरलाल नेहरू। नेम द मेजर रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट? केरला, है ना। उसके बाद फूड क्रॉप ऑफ इंडिया राइस, और फूड क्रॉप ऑफ इंडिया राइस एंड व्हीट। उसके बाद आपका भूदान मूवमेंट विनोबा भावे 52% प्रोड्यूस्ड ऑफ द कंट्री। व्हाट इज कॉपर? कौन करता है? बालाघाट जिला करता है, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट करती है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश राज्य में आती है। ऑयल रीजन अंकलेश्वर। ओल्डेस्ट प्रोड्यूसर ऑयल का गुजरात। व्हाट इज द कंज्यूमर इंडस्ट्रीज? वो इंडस्ट्रीज जो आपके डेली यूजेस के सामान को दे। ये एल्यूमिनियम वाला पढ़ चुके हैं। एयरवेज नेशनलाइज्ड पढ़ चुके हैं। नेपोलियन इन्वेट कब हुआ इटली पे? 1797। किसने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो जो बाकी यूरोप है उसको क्या होता है?
सर्दी लग जाती है, ये आपका मैट्रेंच ने कहा था। फिर जो आपका आनंद भट्ट है, ये किसने लिखा, अभी बता चुकी हूँ मैं आपको, बंकिम चंद्र जी ने। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड राउंड टेबल कब हुआ, 1931, 3 हुआ टोटल, 30, 31, 32। किसने भाग लिया, हमारे भीमराव जी अंबेडकर ने। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट करेंसी जो है आरबीआई, रिटर्न 10 रुपए के नोट पे क्या लिखा होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हुज द इक्वालिटी इज अश्योर्ड, वुल मार्क, वुल एंड वुलन। राइट टू इंफॉर्मेशन 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005, राइट टू एजुकेशन 2009। फिर आप किसको कुपोषित घोषित कर सकते हैं, लेस देन 18.5 BMI। देन 2018 में हमारी एसडीआई कितनी थी, भारत की रैंक 130 और 2014 में 135। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन डेवलप जो इंडेक्स में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि भैया हमारी इस इंडेक्स में इतनी रैंक है, तो वो कौन जारी करता है, वो यूएनडीपी करता है। वेयर इज द लिस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, सबसे कम जो हमारे भारत की साक्षरता रेट है वो कहाँ है, बिहार में। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं सबसे ज्यादा कहाँ पर है, सबसे ज्यादा केरला में है। ओके, मुझे लगता है ये सीरीज आपके बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप यकीन मानिए कि मैं पूरा 500 क्वेश्चन आपको कराऊंगी, मैं 50 क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ, हर सब्जेक्ट के कराऊंगी। आप कॉपी पेन लेके बैठो, अलग अलग सब्जेक्ट का बना लीजिए, मैंने बोल दिया है मतलब कि मैं कराऊंगी। और इसी में से आएगा, अगर आपने मेरे वीडियो अटेंड कर लिए तो आपके 85% से कम नहीं आना है, क्योंकि मैं सारा निचोड़ ले लिया ना बेटा। तो मुझे लगता है कि आपको आज अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप कि आपने इस वीडियो को बहुत लाइक किया होगा, आपने एंजॉय करके पढ़ा होगा, है ना। जितनी भी देर का है, आई मीन 30 to 35 मिनट का है, तो आप बस इतने ही, ज्यादा लंबा नहीं पढ़ाऊंगी, पर जितना पढ़ाऊंगी अगर आपने इसे पढ़ लिया तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो कल आएगी मेरी, आप उसे भी देखें और आनंद लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।